नमस्कार। आज हमारे पास चर्चा के लिए कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं। बात करेंगे भारत की रक्षा तैयारियों की, कुछ नई सरकारी योजनाओं की और हाँ, वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ी भी कुछ अहम बातें हैं। तो आज इन सब पर थोड़ी गहराई से नजर डालते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब चल क्या रहा है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं भारत की रक्षा और जिसे कहते हैं तकनीकी आत्मनिर्भरता से। डीआरडीओ ने हाल ही में उत्तराखंड में 2 महत्वपूर्ण परीक्षण किए हैं, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो (SDR) और कॉम्पैक्ट ट्रांसहोराइजन कम्युनिकेशन सिस्टम (CTCS). ये सुनने में थोड़े भारी लगते हैं, इनका क्या मतलब है असल में? हाँ, ये नाम तकनीकी हैं, पर इनका काम बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब आसान भाषा में समझे तो ये सिस्टम्स दूर दराज के इलाकों के लिए है। पहाड़ी इलाके जहां मान लीजिए सामान्य मोबाइल नेटवर्क नहीं पहुंचता या दूसरी लाइनें नहीं हैं, वहां ये सुरक्षित मतलब सिक्योर तरीके से और हाई स्पीड पर डेटा और बातचीत संभव बनाते हैं। तो ये हमारी सेना के लिए एक बड़ा कदम है, और वो भी स्वदेशी तकनीक से। सही। ये तो हुई कम्युनिकेशन की बात। नौसेना की ताकत भी तो बड़ी है। अभी INS उदयगिरी शामिल हुआ है, प्रोजेक्ट 17A का दूसरा स्टिल्थ फ्रिगेट। हाँ बिल्कुल, INS उदयगिरी ये प्रोजेक्ट 17A का दूसरा जहाज है। और इसे मुंबई के मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने बनाया है रिकॉर्ड टाइम में, शायद 37 महीनों में। हाँ बिल्कुल सही। और ये सिर्फ एक जहाज नहीं है, ये आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक भी है। इस प्रोजेक्ट में मतलब 75% से ज्यादा उपकरण और सिस्टम्स स्वदेशी हैं। अच्छा। हाँ, और इसका असर सिर्फ नौसेना तक नहीं है। इससे करीब 200 से ज्यादा MSMEs मतलब छोटे और मझोले उद्योग जुड़े हैं। हजारों लोगों को रोजगार मिला है। तो ये एक तरह से पूरी इंडस्ट्री को साथ लेके चल रहा है। बिल्कुल, ये सिर्फ रक्षा मजबूती नहीं, औद्योगिक विकास भी है। चलिए अब थोड़ा अर्थव्यवस्था और नवाचार की तरफ चलते हैं। सरकार ने एक बड़ी 1 लाख करोड़ की R&D योजना को मंजूरी दी है, रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन। हाँ, R&D योजना, इसका लक्ष्य बहुत साफ है। प्राइवेट सेक्टर को मतलब निजी कंपनियों को रिसर्च और डेवलपमेंट में ज्यादा निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना, खासकर उन क्षेत्रों में जो भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें सनराइज सेक्टर्स कहते हैं, जैसे AI, ग्रीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर वगैरह। तो ये लॉन्ग टर्म विजन है, विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से जुड़ा हुआ। बिल्कुल, सोच यही है कि भारत सिर्फ सर्विस पर निर्भर न रहे, बल्कि नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का हब बने। ठीक है, और इसी के साथ एक और योजना आई है रोजगार बढ़ाने के लिए, रोजगार लिंक्ड इंसेंटिव यानी ELI योजना। हाँ, ELI योजना ये आज की जरूरत पर ज्यादा फोकस करती है। इसके 2 हिस्से हैं। एक तो जो लोग पहली बार फॉर्मल सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं, उन्हें EPF वेतन के बराबर मतलब 15,000 रुपए तक प्रोत्साहन मिलेगा, और दूसरा जो कंपनियां नई नौकरियां दे रही हैं, उन्हें भी प्रति कर्मचारी कुछ इंसेंटिव मिलेगा। तो इसका लक्ष्य जल्दी से रोजगार बढ़ाना, अगले 2 साल में 3.5 करोड़। हाँ, लक्ष्य तो यही रखा गया है। ये एक तरह से फौरी राहत या बूस्ट देने की कोशिश है। और इसी तरह की ये कोशिश बिहार में भी है, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, युवाओं को इंटर्नशिप के लिए। हाँ, उसमें भी युवाओं को मासिक सहायता देने की बात है, ताकि वो इंटर्नशिप कर सकें और स्किल्स हासिल करें। राज्य के बाहर इंटर्नशिप पर अतिरिक्त मदद भी है। अब थोड़ा डिजिटल पहलुओं पर आते हैं। हर तरफ डिजिटलीकरण की बात है। ऊर्जा क्षेत्र में इंडिया एनर्जी स्टैक IES, ये क्या चीज है? IES को आप ऐसे समझिए जैसे आधार या UPI है। आधार पहचान के लिए, UPI पेमेंट के लिए, वैसे ही IES ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का विचार है। अभी ऊर्जा क्षेत्र में अलग अलग सिस्टम्स हैं, ये उन सबको जोड़ेगा। डेटा शेयरिंग आसान और सुरक्षित होगी रियल टाइम में। इससे बिजली का मैनेजमेंट बेहतर हो सकता है। अच्छा, मतलब ज्यादा एफिशिएंसी लाने की कोशिश। हाँ, और पारदर्शिता भी। इसी तरह कोयला मंत्रालय का एक्सप्लोरेशन मॉड्यूल है, और सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम पर। हाँ, उससे कोयला खोजने की पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी हो जाएगी। और कृषि वानिकी में भी कुछ नया है, पेड़ काटने के नियम बदले हैं। हाँ, नए मॉडल नियम आए हैं। एक नेशनल टिम्बर मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल बन रहा है। मकसद है कि किसानों के लिए पेड़ उगाना और काटना आसान हो, प्रक्रिया डिजिटल हो, ताकि उनकी आय बढ़े और हमें लकड़ी का आयात कम करना पड़े। डिजिटल तकनीक आपदा प्रबंधन में भी काम आ रही है। NDMA और DOT मिलकर सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक टेस्ट कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। मतलब आपदा की चेतावनी SMS के साथ साथ सीधे उस खास ज्योग्राफिकल एरिया के मोबाइल्स पर भेजी जा सकेगी,
ज्यादा तेजी से, ज्यादा टारगेटेड तरीके से। लेकिन क्या ये डिजिटल समाधान हमेशा काम करते हैं? पोषण अभियान का उदाहरण है, जहां फेस रिकग्निशन सिस्टम FRS से दिक्कतें आ रही हैं। हाँ, ये एक अहम मुद्दा है। देखिए, तकनीक अच्छी हो सकती है, पर जमीन पर उसे लागू करने में चुनौतियां आती हैं। पोषण अभियान में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए FRS अनिवार्य किया गया, लेकिन खबरें हैं कि कहीं नेटवर्क नहीं है, कहीं OTP नहीं आता, कभी फेस स्कैन फेल हो जाता है। तो लाभार्थी परेशान हो रहे हैं। हाँ, और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर भी दबाव बढ़ रहा है। AIFAWJH जैसी संस्थाएं तो इसे खाद्य सुरक्षा कानून का उल्लंघन बताकर हड़ताल की बात भी कर रही हैं। तो ये दिखाता है कि सिर्फ तकनीक ले आना काफी नहीं है, उसे प्रभावी ढंग से लागू करना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल, जमीनी हकीकत को ध्यान में रखना होगा। अब जरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें। चेन्नई में पहली आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग हुई, क्रूज टूरिज्म पर फोकस। हाँ, इसका मकसद भारत और आसियान देशों के बीच समुद्री संपर्क और खासकर क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देना है। भारत का लक्ष्य है कि 2029 तक हम 10 लाख क्रूज यात्रियों को आकर्षित करें। ये पर्यटन के लिए एक बड़ा बूस्ट हो सकता है। और भारत पाकिस्तान के बीच कैदियों की सूची का आदान प्रदान भी हुआ। ये तो एक नियमित प्रक्रिया है शायद। हाँ, ये 2008 के समझौते के तहत होता है। दोनों देश अपनी हिरासत में मौजूद एक दूसरे के नागरिकों की सूची साझा करते हैं। भारत ने 463 पाकिस्तानी कैदियों की सूची दी और पाकिस्तान ने 246 भारतीय कैदियों की। दोनों तरफ से उन कैदियों की रिहाई की मांग भी उठती है जिनकी सजा पूरी हो चुकी है। खेल की दुनिया में भी बड़ी योजना है। राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी मिली है। लक्ष्य 2036 ओलंपिक। हाँ, लक्ष्य बड़ा है। वैश्विक उत्कृष्टता हासिल करना, खेल को शिक्षा और अर्थव्यवस्था से भी जोड़ना, ये एक व्यापक नीति लगती है। और वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात करें तो वित्त मंत्री स्पेन में थी। FT4 सम्मेलन में उन्होंने विकास के लिए निजी पूंजी जुटाने पर जोर दिया। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने भारत की 7 सूत्रीय रणनीति भी बताई कि कैसे विकासशील देशों में प्राइवेट कैपिटल को आकर्षित किया जा सकता है। इसमें घरेलू बाजार को मजबूत करना, सुधार, ब्लेंडेड फाइनेंस, क्रेडिट रेटिंग में सुधार जैसी बातें शामिल हैं। लेकिन इसी मंच पर विकासशील देशों के बढ़ते कर्ज का मुद्दा भी तो उठा। हाँ, ये एक बहुत गंभीर चिंता है। आंकड़े बताते हैं कि 2023 में विकासशील देशों ने सिर्फ कर्ज का ब्याज चुकाने में रिकॉर्ड $1.4 ट्रिलियन खर्च कर दिए। 1.4 ट्रिलियन डॉलर सिर्फ ब्याज में। हाँ, ये दिखाता है कि कर्ज का बोझ कितना बढ़ गया है। कई लोगों का मानना है कि जो वैश्विक वित्तीय व्यवस्था है वो असमान है और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां भी कई बार पक्षपात करती हैं, जिससे इन देशों के लिए कर्ज और महंगा हो जाता है। मतलब एक तरफ विकास के लिए और पैसा चाहिए, दूसरी तरफ पुराना कर्ज ही इतना ज्यादा है कि विकास के कामों के लिए पैसा बचता नहीं। सही कहा, ये एक दुश्चित जैसा बन जाता है। जन कल्याण और जलवायु परिवर्तन जैसे जरूरी मुद्दों पर खर्च करने की क्षमता कम हो जाती है। इसी बीच अमेरिका से भी एक खबर है। सेनेट ने टैक्स और खर्च कटौती बिल पास किया है। हाँ, ट्रंप के टैक्स और खर्च कटौती बिल को इस पर कांग्रेशनल बजट ऑफिस CBO का अनुमान है कि मेडिकेड में कटौती से शायद 1.2 करोड़ अमेरिकी अपना स्वास्थ्य बीमा खो सकते हैं और इससे राष्ट्रीय ऋण भी कम होने के बजाय बढ़ सकता है। बस ये ध्यान रहे कि हम सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं, किसी पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे। तो आज की चर्चा को समेटें तो लगता है कि भारत कई मोर्चों पर बड़े कदम उठा रहा है। आत्मनिर्भरता, डिजिटल बदलाव, आर्थिक विकास पर जोर है। हाँ, रक्षा हो, ऊर्जा हो, रोजगार हो, हर जगह नई नीतियां, नई योजनाएं दिख रही हैं। महत्वाकांक्षा साफ है। लेकिन साथ ही हमने जमीनी चुनौतियां भी देखी, जैसे पोषण अभियान में FRS वाली दिक्कत, तकनीक लागू करने की अपनी एक पेचीदगियां हैं। बिल्कुल, और वैश्विक स्तर पर भी विकास के लिए पैसा जुटाने की जरूरत और बढ़ते कर्ज के बोझ का तनाव साफ दिख रहा है। तो ये सब क्या मायने रखता है? शायद सोचने वाली बात यही है कि ये जो बड़े राष्ट्रीय लक्ष्य हैं, जो डिजिटल सपने हैं, इनका जमीनी हकीकत और वैश्विक आर्थिक दबावों के साथ तालमेल कैसे बैठेगा? क्या तकनीकी प्रगति हमेशा समावेशी विकास, मतलब सबका विकास, सुनिश्चित करती है, या हमें हर कदम पर यह देखना होगा कि विकास का फायदा सब तक पहुंचे, कोई पीछे न छूटे?